हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। खाते पीते रहिए, गर्मी का सीजन चल रहा है। हाइड्रेटेड रहिए, ठीक है ना। पानी खूब पीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहे, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, कोशिश करिए कि बाहर ना जाएं, ठीक है ना। जरूरी काम हो तो आप शाम को निकल सकते हैं। देखो बच्चों, आज हम प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूकैरियोट्स में देखा जाएगा तो होता क्या है। तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने के बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया आपका देखा जाएगा मोनेरा किंगडम का सबसे सूक्ष्म जीव है, ठीक है। जिसे मोनेरा के आपके प्रोटिस्टा के अंदर आपके बैक्टीरिया को रखा गया है। आज देखो बच्चों, आज देखा जाएगा तो क्या नाम है, आज हम यूकैरियोट्स के बारे में देखेंगे। यूकैरियोट्स का मतलब होता है आपका बहुकोशिकीय। यूकैरियोट्स किसके इनके अंदर पाया जाता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोट्स में देखा जाएगा तो ये क्या आते हैं? ये बहुकोशिकीय आते हैं, बहुकोशिकीय, ठीक है। जिनका शरीर अगर देखा जाएगा एक या अधिक से कोशिकाओं से मिलकर बना उन्हें यूकैरियोट्स में रखा जाता है। देखो, एक कोशिका वाले आपके अलग थे, जिसमें आपका देखा जाएगा बैक्टीरिया वगैरह थे, कुछ माइक्रोप्लाज्म थे, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह था। लेकिन यूकैरियोट्स में देखा जाएगा तो ये एक कोशिकीय से जो आपके ऊपर आएंगे, जिनका शरीर अगर देखा जाएगा 10, 12, 14 लाख, हजार लाख करोड़ खरबों से मिलकर बना, ये सब किसमें आ जाएंगे? आपके यूकैरियोट्स में आ जाएंगे। तो हम अपने सेल्स के अंदर अगर देखा जाएगा, हमारा ह्यूमन बॉडी क्या था? हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है वो भी कैसा होता है? हमारा यूकैरियोट्स होता है। अब इन यूकैरियोट्स में देखा जाएगा कि हमारे अंदर जो ऑर्गेनेली वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसा कि आपको सबको बताया गया है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही पड़ा होता है, वैसे ही बिखरा पड़ा रहता है, नंगा पुंगा वैसे रहता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। वो भी एक नहीं, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर आपको केवल यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपका न्यूक्लियस था ही नहीं। उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो डायरेक्ट आपके साइटोप्लाज्म के अंदर था, ठीक है। इसलिए अगर देखा जाएगा कि जो प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो साइटोप्लाज्म में वैसे तैरता रहता है, उसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? प्रॉपर रूप से न्यूक्लियस होता है, वो भी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। वो भी डीएनए हमारा धागे के रूप में होता है। क्लियर है? तो देखो बच्चों, अब हम यूकैरियोट्स के बारे में देखेंगे, आखिर यूकैरियोट्स में ऐसी क्या क्या चीजें आपकी होती है। तो देखो, यूकैरियोट्स में देखा जाएगा तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा सेल है। क्या ऐसा ध्यान से समझेंगे? ये हमारा सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। देखो बच्चों, इस तरह अगर देखा जाएगा तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस तरह डबल मेम्ब्रेन में देखो, एक दीवार और दो दीवार। कितनी दीवार आ गई? दो दीवार आपकी आ गई। एक दीवार, ऐसे दो दीवार। क्लियर है? तब देखो बच्चों, इसको तो हम क्या कहेंगे? सेल। सेल को हम क्या कहते हैं? कोशिका। अब क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। इस केंद्रक में अगर देखा जाएगा तो बाहर वाला हमारा कौन सा मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अंदर वाला कौन सा मेम्ब्रेन है? हमारा इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और हमारा इनर मेम्ब्रेन है। आउटर का मतलब होता है बाहरी दीवार, इनर का मतलब होता है अंदर दीवार। अब देखो बच्चे, अब इनके अंदर क्या होता है? कुछ आपको लिक्विड टाइप के आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। लिक्विड ही कुछ आपको जेली जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिसे क्या कहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी किसे क्या सकते हैं हम? केंद्रक द्रव्य। क्या कह सकते हैं? केंद्रक द्रव्य। इसके जो बाहर होता है हमारा लिक्विड आपका देखा जाएगा मटेरियल होता है, जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ये वाला जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसे बाह्य दीवार कह सकते हैं, बाह्य परत कह सकते हैं। और इनर मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं आप? अंतः परत कह सकते हैं, ठीक है। तो एक आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया, एक आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अब देखो बच्चों,
इन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसे कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कह सकते हैं? जीव द्रव्य। समझ में आया? तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, बेसिकली अगर देखा जाएगा इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए, ये जो आपका यूकैरियोट्स में आपका न्यूक्लियस है, इसको समझने के लिए अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमारा 1 से 2 सेल बनता है। ठीक है, उन 2 सेल्स के अंदर फिर क्या होता है, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स क्या होता है, बनते रहते हैं। और उनके अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, हमारा ट्रांसफर होता रहता है। तो देखो बच्चों, अगर देखा जाएगा ना हमारा सेल साइकिल की, देखो अगर देखा जाएगा हमारा सेल साइकिल, अगर हमारा सेल साइकिल अगर देखा जाए तो सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, आपके 2 सेल का निर्माण होता है। एक सेल से 2 सेल बनने में अगर देखा जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं केंद्रक द्रव्य, यहाँ पे इसको लिख देते हैं केंद्रक द्रव्य, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर देखा जाएगा 1 से 2 सेल बनने के लिए क्या होता है, पहले इसे एक चक्र से होकर गुजरना पड़ता है, एक साइकिल से। ठीक है ना, इस साइकिल में अगर देखा जाएगा तो 2 प्रवस्थाएं होती है। एक प्रवस्था आपकी यंग फेज होती है, ये आपकी यंग फेज है, इसे हम यंग फेज कहते हैं। ठीक है, और ये फेज जो होती है दूसरी फेज, इसे हम इंटर फेज कहते हैं, इंटर फेज कहते हैं। इसको हम बाहर बना सकते हैं, ये जो दूसरी प्रवस्था है इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटरफेज, इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, इस यंग प्रवस्था में ये हमारा यंग हो गया। इसके बाद इस कितनी प्रवस्था में बटी होती है, 2 फेज, 3 प्रवस्था में बटी है, एक G1, एक यस और एक आपका G2 प्रवस्था में क्या होती है, बनी होती है। बेसिकली अगर देखा जाएगा बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, DNA कहते हैं। तो देखो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारी धागे जैसी ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। धागे जैसी क्या स्ट्रक्चर है, धागे जैसी कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और इसी के अंदर कहीं कहीं क्या होता है, हमें प्रॉपर रूप से गुणसूत्र दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखो बच्चों, कभी कभी हम क्रोमेटिन्स का धागा बोलते हैं, कभी कभी क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इस चीज को जानने के लिए ना हमें सेल साइकिल जानना पड़ता है। ये सेल साइकिल जो ना हमारे क्लास 11th का है। सेल साइकिल में क्या होता है, जब एक सेल से 2 सेल जब बनता है तो इसे 2 प्रवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। एक प्रवस्था होती है आपकी यंग फेज, दूसरी प्रवस्था होती है आपकी इंटरफेज। इंटरफेज आपकी 3 अवस्था से होकर गुजरती है, G1 और S और आपका G2। जब आपका धागा क्रोमेटिन अगर धागे जैसे अगर आपको स्ट्रक्चर अगर दिखाई देता है इस न्यूक्लियस के अंदर, तो समझिए वो कौन सा प्रवस्था है, आपका इंटरफेज। इंटरफेज में आपका जो गुणसूत्र होता है वो आपको धागे जैसा दिखाई देगा। कभी भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर अगर धागे जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख गई न्यूक्लियस के अंदर, तो समझिए वो आपका जो धागा जैसे स्ट्रक्चर है जिसे हम गुणसूत्र कह रहे हैं, वो आपको इंटरफेज में ही दिखेगा, अंतर प्रवस्था के नाम से जाना जाता है। पूर्ण रूप से अगर आपको क्रोमोसोम से दिखाई दे रहा है इस तरह का, अगर इस तरह का अगर आपको क्रोमोसोम से दिखाई दे रहा है, तो समझिए वो किस प्रवस्था में है, आपके यंग प्रवस्था में है वो। ठीक है ना, जिसे हम माइटोटिक प्रवस्था के नाम से, माइटोटिक अवस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो 2 चीज क्लियर हो गई। ये यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट की कोशिका। इस यूकैरियोट कोशिका के अंदर क्या होता है, हमारा केंद्रक होता है। वो भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दोहरी परत होती है। बाहरी परत को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, बाहरी परत अंदर वाली दीवार को हम अंतर परत कहते हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अब क्या होता है, ये जो दोनों दीवार है ना, इन दोनों दीवार है जो आपको ये 2 दीवार दिखाई दे रही है, ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, ये स्पेस है। देखो ये खाली जगह है, खाली जगह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब डीएनए से आरएनए जब बनता है तो ये आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से होते कहाँ जाता है, आपके कोशिका के द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में जाता है। या कभी कभी इसको प्रोटीन की जब अवस्था चाहिए होता है
तो ये प्रोटीन आपका साइटोप्लाज्म से होते आपके कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाता है। यानी कि यहाँ पे जो भी मटेरियल बन रहा है वो मटेरियल को जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ना, तो वो रास्ता कहाँ है? ये जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के पास दिखाई दे रहा है, इन्हीं के बीच में क्या होती है? एक जगह होती है। इस जगह को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस, न्यूक्लियर पोर स्पेस, न्यूक्लियर पोर स्पेस, न्यूक्लियर पोर स्पेस। यानी कि न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस, पोर का मतलब होता है छिद्र और स्पेस का मतलब होता है जगह। यानी कि न्यूक्लियस के पास का क्या होता है? एक जगह होता है जिसे न्यूक्लियर पोर स्पेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? सॉरी, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि इसका नाम न्यूक्लियर पोर है। अब न्यूक्लियर पोर के अंदर क्या होती है? पतली पतली आपकी लाइनिंग दिखाई देती है। इस पतली पतली लाइनिंग में अगर देखा जाए तो ये क्या है? सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा है। इसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर स्पेस, न्यूक्लियस पोर स्पेस। इसे न्यूक्लियर पोर स्पेस कहा जाता है। इसे न्यूक्लियर पोर का यानी कि केंद्रक छिद्र, केंद्रक का ये छिद्र है। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए से आरएनए बन रहा है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा और प्रोटीन जब अंदर आना होगा तो इसके अंदर से आपका आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर देखा जाएगा यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो प्रॉपर रूप से क्या है? चीजें आपके सिस्टमैटिक तरीके से दी हुई है। अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन्स का धागा है और ये आपका जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र आपका बन कैसे रहा है? ये गुणसूत्र जो है आपका बन कैसे रहा है? क्योंकि अभी हम जानते हैं कि कभी कभी आप न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में लगा कर देखोगे तो इसमें धागे जैसे कहीं स्ट्रक्चर दिखाई देगी, कहीं आपको गुणसूत्र जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो आपको बता दिया गया है कि आपका जो सेल साइकिल है, जब एक सेल से जब 2 सेल बनेगा तो एक अवस्था होती है आपकी यम प्रवस्था, दूसरी प्रवस्था जो होती है इंटर प्रवस्था होती है, इंटरफेज होती है। ये इंटरफेज आपके 3 हिस्से से होकर गुजरेगी, G1 यस और G2। G1 यस और G2 में अगर आपको धागा जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख गया तो उसे हम अंतरा प्रवस्था कहेंगे। अगर आपको प्रॉपर गुणसूत्र जैसे स्ट्रक्चर दिख गया तो उसे हम यम प्रवस्था के नाम से जानते हैं। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर आगे क्रोमोसोम्स कैसे बन रही है इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। ये कैसे धागे जैसी स्ट्रक्चर जो होती है लपेट 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 के आपका गुणसूत्र का निर्माण कर रही है, वो कैसे होती है आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है यही पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये क्या होता है? ये हमारा डीएनए होता है। ये क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। अभी डीएनए क्या होता है? ये डीएनए जैसे मान लो हमारा बाल है, खुला बाल होता है कितना और लगता है, लेकिन खुले बाल को क्या करते हैं हम? समेट देते हैं, जूड़ा लगा कर क्या कर देते हैं? इसको बांध देते हैं। तो न्यूक्लियर अगर देखा जाएगा डीएनए भी क्या होता है? डीएनए बहुत छोटा है। डीएनए अगर देखा जाएगा एक न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि अगर आप न्यूक्लियस देख लें और आप अपना डीएनए का अगर साइज देख लें तो न्यूक्लियस की जो साइज होती है 10⁻⁻6 है, माइक्रान में है। 10⁻⁻6 माइक्रान। इस 10⁻⁻6 माइक्रान के अंदर अगर देखा जाएगा 2.2 मीटर आपकी एक लंबी लाइनिंग रेखा होती है जिसे कहा जाता है डीएनए। सोचो कितना लंबा है, 2.2 मीटर लंबी। समझ में आ रहा ना आपका क्या है? डीएनए है। ये डीएनए कहाँ? आपके न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का साइज कितना? 10⁻⁻6 10⁻⁻�6 वो भी माइक्रान। सोचो इतना छोटा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर आपका 2 मीटर का क्या है? आपका डीएनए है। तो डीएनए क्या है? पूरा खुला हुआ ना। डीएनए को क्या किया गया है? लपेट दिया गया है। और वो डीएनए आपका लपेटा कहाँ है? एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो आपको क्या होता है? जगह जगह पे ऐसे आपको कुछ प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली हमारा जो डीएनए है ना वैसे खुला पड़ा नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या हो गया? अच्छे तरीके से लपटा गया ताकि ये उलझे मत, ठीक है ना। ये उलझे मत इसीलिए क्या किया गया? इसको लपेट देते। जैसे हमारा बाल क्या हो, अगर बड़ा बड़ा बाल हो काफी, वो उलझे मत तो उसको हम क्या करते हैं? अच्छे तरीके से जुड़ा बना देते हैं ताकि बाल इधर उधर न फैले, इधर उधर न अपने में उलझे, ठीक है। तो उसको प्रॉपर तरीके से सुलझाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? बालों को बांध देते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो डीएनए होता है वो खुला पड़ा होता है। ये डीएनए क्या करता है? अपने आप को लपेट देता है। कहाँ? किसके ऊपर लपेट देता है? हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। तो ये क्या होता है? ये ऐसे लपेटा जाता है इस तरह।
ये ऐसे क्या होता है, लपेट दिया जाता है, यानी कि लपेट लेता है। ठीक है, यानी कि डीएनए क्या होता है, प्रॉपर रूप से ये हिस्टोन प्रोटीन्स की क्या होती है, गोली होती है। जैसे क्या होता है, ऊन का जब गोला बनाते हैं तो क्या करते हैं, गोला के ऊपर धागा ऐसे लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, ताकि आपका धागा उलझे मत। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, इतना छोटा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर आपका लंबी नली वाला आपका डीएनए है, तो उसको लपेटेंगे ना, तो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर वो क्या होता है, अच्छे तरीके से लपटा जाता है। तो यहाँ पे ये जो आपका जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो आपका हिस्टोन प्रोटीन है। ये जो लंबी लाइन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है आपका डीएनए। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स को मिलाकर कहा जाता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस तरह न्यूक्लियोसोम बनता है। तो देखो न्यूक्लियाइड अलग है, न्यूक्लियोसोम अलग है, आपका न्यूक्लियस अलग है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आपका अलग है। तो न्यूक्लियोइड आपको कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं, तो उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जो आपका दोहरी परत से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। तीसरा न्यूक्लियोसोम क्या होता है, तो न्यूक्लियोसोम आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या होता है, आपके न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियोसोम हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस अलग होता है, आपका न्यूक्लियोसोम अलग होता है। एक होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियोलस अगर देखा जाएगा जिस स्थान पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए सिंथेसिस होती है, आरएनए का स्ट्रैंडिंग होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए जहाँ पर बहुत तेजी से बनता है, उस स्थान को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो देखो न्यूक्लियोइड अलग है, न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियोसोम अलग है और न्यूक्लियोलस आपका अलग है, चारों आपका अलग है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये पहला हिस्सा हो गया। न्यूक्लियोसोम यहाँ पे आपको दिख गया, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम हो गया। और आपको तीसरा कहाँ मिला था, न्यूक्लियाइड बैक्टीरिया के अंदर, ये जो आपको गोल जैसे संरचना दिखी थी, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर है। अब क्या बचा है, न्यूक्लियोलस बचा है, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस बचा। अभी न्यूक्लियोलस यहाँ पे डीएनए से आपका क्या बनेगा, आरएनए जब बनेगा जहाँ पे, उस स्थान को हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चे। इस तरह क्या होता है, ये आगे चलकर ये आपका क्रोमोसोम जैसी, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है। कौन, आपका न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे डीएनए के ऐसे 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 लपेटे हुए क्या होते हैं, धागे होते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम क्रोमेटिन्स का कंडेंस, यानी कि क्रोमेटिन्स के धागों का जमना ही क्या होता है, आपका क्रोमोसोम होता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, ये कैसे आपका क्रोमेटिन्स गुणसूत्र बन रहा है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर की लंबी नली होती है। 2 मीटर की लंबी जो डीएनए है, उसको लपेटने के लिए हमें कोई अणु चाहिए, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या होते हैं, हमारे डीएनए क्या होता है, अच्छे तरीके से लिपटा जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि ये क्रोमोसोम्स, एक समय ऐसा आता है कि सारे के सारे क्रोमेटिन्स के जो धागे हैं, जिनके अंदर डीएनए है, जिनके अंदर हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब होता है जमना। इसलिए बर्फ आपका जम जाता है। तो इस तरह क्या होता है, आप क्रोमेटिन्स के धागे क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंस होने के बाद एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, गुणसूत्र। इस गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं, ये आपके धागे, जैसे ये सब क्या है, धागे हैं क्रोमेटिन्स के, ये सब धागे। क्लियर है। इस तरह अगर देखा जाएगा तो हमारा क्या होता है, डीएनए से, यानी कि क्रोमेटिन्स के धागों से आपका क्या बन जाता है, एक प्रॉपर आपका गुणसूत्र का निर्माण अच्छे तरीके से हो जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका सारी इसमें चीज है। तो ये कभी कभी पूछता है, ठीक है ना। तो आपका न्यूक्लियोसोम क्या है, तो डीएनए प्लस आपका हिस्टोन प्रोटीन, वो भी हिस्टोन प्रोटीन का आपका एक अणु ही मिलकर आपका न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेगा। ठीक है। तो आपका यूकैरियोट्स होगा, उस यूकैरियोट्स के अंदर हमारा केंद्रक हो गया। उस केंद्रक के अंदर आपको सारी चीजें आपको दिखाई दे दी हैं। ठीक है। इस प्रकार अगर देखा जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स के फोल्डेड स्ट्रक्चर, यानी कि क्रोमेटिन्स के ये धागे क्या होते हैं, जम जा रही हैं, फोल्डेड हो जा रही हैं, अब वही क्या बना ले रही हैं, आपकी गुणसूत्र का निर्माण कर ले रही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कहीं कहीं बच्चों क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन तो है, कहीं कहीं यहाँ पे एक और प्रोटीन दिखाई देता है इस तरह। ये जो यहाँ पे प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को कहा जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं,
नॉन हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों होता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए लिपटा होता है और इसको हमें गुणसूत्र के अंदर कहीं कहीं क्या पाया जाता है, हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि हम अगला चीज आपको बताएं। ठीक है, चलो अब हम बताएंगे कि आपका अब डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनाएंगे। अब देखो क्या होता है, इस जगह में अगर देखा जाएगा तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है। अब ये डीएनए में क्या होगा, आपका यहाँ पे बनेगा आरएनए। क्या बनेगा, आरएनए। देखो आरएनए को ही हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये आरएनए क्या होता है, ये आरएनए जो इस तरह होता है ना, ये आरएनए आपका फोल्ड होकर आरएनए बनाता है। जब ये आरएनए फोल्ड हो जाता है तो इस आरएनए के साथ क्या मिलता है, हमारा प्रोटीन आकर मिल जाता है। वो प्रोटीन कहाँ आता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये हमारा क्या है, प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारा कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इस साइटोप्लाज्म के रास्ते से आता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और किसके साथ मिलता है, बेसिकली आपके आरएनए के साथ मिलता है प्रोटीन। जब आरएनए के साथ प्रोटीन मिल जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम कहते हैं क्या, आरएनए। इसे ही हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। थोड़ा हचपच हो गया ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, यानी कि इस तरह देखा जाएगा एक चेन आपका बनता चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, देखो बच्चों, हमारे बॉडी में एक देखा जाएगा अंग है जिसका नाम है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के अंदर अगर देखा जाएगा सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन्स होती है, एंजाइम होती है। वो इतना ज्यादा प्रोटीन्स और इतना ज्यादा एंजाइम भरी रहती है ताकि क्या करे, वो भोजन को अच्छे तरीके से पचा। तो भोजन को अच्छे तरीके से पचाने के लिए सबसे ज्यादा अगर एंजाइम देखा जाएगा, प्रोटीन्स देखा जाएगा, वो कहाँ होती है, हमारे पैंक्रियाज के अंदर होती है। तो पैंक्रियाज के अंदर अगर देखा जाएगा प्रोटीन्स ज्यादा बन रहा है, एंजाइम ज्यादा बन रहा है, तो जितना ही प्रोटीन जितना ही एंजाइम आपका बनेगा उतना ही चीज